हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के भाग 2 की, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों की परवरिश के बारे में। हमें अपने बच्चों को किस तरह की परवरिश देनी चाहिए, वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारे बच्चे बिगड़ेल हैं तो उसका कारण क्या है। इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए हम इसके दूसरे भाग को जानने की कोशिश करेंगे। माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफा दे सकते हैं वो है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिल सकती है वो है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में सब लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। और अब आप बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, जो कि है परवरिश यानी कि अपब्रिंगिंग। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उतनी तकलीफ नहीं होती जितने कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। चलिए तो जानते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ेल क्यों बनते हैं। ज़रा ध्यान से इस बात को समझिएगा। व्हाट मेक्स अ चाइल्ड डेलिक्वेंट। मैं चाहूँगा कि आप मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि इसे कहने का तरीका अलग है और इसका मीनिंग कुछ और अलग है। तो पॉइंट है कि बच्चे बिगड़ेल क्यों बनते हैं। आप उसे बताइए कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वो अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ ना रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वो हर चीज़ पर फिसलेगा। उसे सिखाइए कि ज़िंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वो हर तिकड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से ही सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वो इस सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज़ तश्तरी में परोस कर पेश की जाएगी। जब वो गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वो खुद को और चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल के होने का इंतज़ार कीजिए ताकि वो अपने बारे में खुद फैसला ले सके। उसे उसकी गलतियों के बारे में ये सोचकर भी कुछ ना बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा यानी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा। लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वो ये मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज़ जैसे कि किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाइए। उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा ये होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालने की आदत हो जाएगी। वो जो भी चीज़ें देखना सुनना चाहे उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके दिमाग में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वो जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी ना समझाइए। इस बात का पूरा ध्यान रखिए कि वैसी दिक्कतों का सामना उसे कभी ना करना पड़े जिसका सामना हमको करना पड़ा है। खाने पीने और ऐशो आराम की सारी ज़रूरतों को ये सोचकर फ़ौरन पूरा कीजिए कि चीज़ें ना मिलने पर वो हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने ये सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके मन में मैल है। जब वो किसी असली मुसीबत में फंसे तो ये कहकर हाथ झाड़ लीजिए कि मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ ना कर सका। उसे ये सोचकर किसी भी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से उसकी आज़ादी छिन जाएगी। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रित करने के बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं। अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वो निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहूदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वो खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन करने वाले माहौल में रहता है तो वो खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। और अब अगला पॉइंट है आत्मविश्वास विकसित करना, यानी बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत बात से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक युवा दंपति यानी कि एक कपल
अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज बच्चों की देखभाल करने वाले एक सेंटर में छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और बच्ची अलग होते समय एक दूसरे के हाथ चूमते थे और उसके बाद उस चुंबन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे, यानी कि एक्टिंग करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुंबन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोज़मर्रा की ये छोटी सी बात उसमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती है। वाह, कितना सुंदर विचार है। तो चाहे ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, लेकिन इससे उस बच्ची में कितना आत्मविश्वास पैदा हुआ। ऐसी ही छोटी छोटी बातों से हम अपने बच्चों को इमोशनली अपने साथ जोड़ सकते हैं और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं कि हम हमेशा उनके साथ हैं। और अब अगला पॉइंट है शिक्षा, यानी एजुकेशन। किसी चीज़ को जानना शर्मिंदगी की बात नहीं, पर सीखने की इच्छा ना होना ज़रूर शर्मिंदगी की बात है। नौजवानों पर किसी चीज़ का असर आसानी से डाला जा सकता है जब वो माँ बाप, शिक्षकों और राजनेताओं जैसे अपने मार्गदर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल में तौलिया चुराने या किसी रेस्टोरेंट में बर्तन चुराने जैसी घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हैं तो वो निराश होते हैं। उनके मन में अपने मार्गदर्शकों के लिए इज्जत नहीं रहती। ऐसी चीज़ें लगातार देखते रहने पर वो उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। और अब अगला पॉइंट है घटिया आदर्श, यानी पुअर रोल मॉडल। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, पर मेरा ख्याल है कि वो पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि वो हर रोज़ अपने लंच बॉक्स में यही चीज़ें घर लाया करते हैं। तो कुछ समझे आप। और अब अगला पॉइंट है सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव, यानी फेलियर और सक्सेस और रिपल इफेक्ट। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता सफलता को और असफलता असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिर जाता है, जो कि कभी ना कभी होता ही है, तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी से मुकाबला नहीं खिलाता, क्योंकि अगर एक बार वो और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच किसी कमज़ोर खिलाड़ी के मुकाबले उसे खिलाता है और उस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है। उसके बाद उसे थोड़े और अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है और यही सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। सोइचिरो होंडा का कहना है, जो कि होंडा मोटर कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं, कि सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। और अब अगला पॉइंट है अभिभावकों, शिक्षकों और सुपरवाइजरों की गैर वाजिब उम्मीदें, यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ परफेक्शन बाय पेरेंट्स, टीचर एंड सुपरवाइजर्स। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आता है, उसे 5 विषयों में A ग्रेड और 1 विषय में B ग्रेड मिला है। आम तौर पर माँ बाप का पहला सवाल यही होता है, तुम्हें B ग्रेड क्यों मिला? बच्चा दरअसल ये चाहता है कि उसे 5 विषयों में A ग्रेड हासिल करने के लिए शाबाशी और बढ़ावा दिया जाए। A ग्रेड हासिल करने की उसकी कामयाबी की मान्यता देने और सराहने के बाद माँ बाप सभी 6 विषयों में A ग्रेड पाने की अपनी उम्मीद के बारे में बता सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करने की पेशकश भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी उम्मीदों को घटा लेते हैं तो संभव है कि अगली बार उपलब्धियों का ग्राफ और नीचे गिरकर हमारी उम्मीदों के स्तर तक आ जाएगा। इसी तरह काम के दौरान कर्मचारी 100 सही काम करने के साथ एक गलत काम भी कर सकता है। ज़रा सोचिए उस हालत में बॉस की प्रतिक्रिया क्या होती है। अच्छी चीज़ों को मान्यता दीजिए पर अपना स्तर मत गिराइए। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन की कमी, यानी लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन क्या है? व्हाट इज़ डिसिप्लिन? क्या अनुशासन का मतलब कोई दिक्कत पैदा होने या कोई गलती हो जाने के बाद उसे दूर करना है? क्या इसका मतलब कोई चीज़ ऊपर से थोपना है? क्या इसका अर्थ दुर्व्यवहार करना है? क्या ये आज़ादी छीन लेता है? इनमें से किसी का भी जवाब हाँ नहीं है। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान बेल्ट उठाकर बच्चों को पीटना शुरू कर दे, ये तो पागलपन है। अनुशासन का मतलब है दृढ़ता, ये एक दिशा है। इसका मतलब है कि समस्या पैदा होने से पहले ही उसकी वजह को मिटा देना। अनुशासन प्यार के इजहार का एक तरीका है। कई बार हमको भलाई करने के लिए भी सख्ती करनी पड़ती है।
सभी दवाइयाँ मीठी नहीं होती और ना ही दर्द दिए बिना सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। फिर भी हमें उनका सहारा लेना पड़ता है। हमें कुदरत से सबक सीखना चाहिए। हम सभी जिराफ नाम के भारी भरकम जानवर के बारे में जानते हैं। माता जिराफ अपने बच्चे को खड़े खड़े जन्म देती है। बच्चा माँ की नरम कोख से एकाएक कठोर ज़मीन पर आ गिरता है और फिर बैठ जाता है। माँ सबसे पहला काम ये करती है कि बच्चे के पीछे जाकर उसे जोरदार ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पाँव कमज़ोर होने की वजह से लड़खड़ा जाते हैं और वो गिर जाता है। माँ फिर बच्चे के पीछे जाकर उसे एक और ठोकर मारती है। बच्चा खड़ा होने के बाद फिर बैठ जाता है, लेकिन माँ उसे तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक कि बच्चा अपने पाँव पर खड़ा होकर चलने नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि बच्चा तभी जिंदा बच सकता है जब वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, वरना मांस भक्षी जानवर उसे खा जाएंगे। और माँ इस बात को जानती है। आपसे मेरा सवाल है, क्या ये प्यार नहीं है? बेशक है। प्रेम और अनुशासन के माहौल में पले बच्चे बड़े होकर माँ बाप को और इज्जत देने लगते हैं और कानून का पालन करने वाले बनते हैं। इसका उलट भी उतना ही सही है। जे एडगर हूवर का कहना है कि हर घर में अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ सकती है। अच्छे माँ बाप अनुशासन लागू करने से नहीं हिचकते, भले ही बच्चे कुछ देर के लिए उन्हें नापसंद करें। एपिटेटस कहते हैं कि आज़ादी मनचाही चीज़ का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन के वश में रखने से मिलती है। लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठी हुई है कि आज़ादी का मतलब मन मुताबिक काम करना है, लेकिन आदमी की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं हो सकती। कई बार अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फ़ायदों को समझ पाना मुश्किल होता है, बल्कि उनके खिलाफ काम करना ज़्यादा फायदेमंद, आनंददायक और सुविधाजनक लगता है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। हम ये जुमला अक्सर सुनते हैं, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अगर आप ट्रेन को पटरी से उतार दें तो वो आज़ाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो जाएगी कहाँ? अगर हर इंसान अपना खुद का ट्रैफिक कानून बना ले और सड़क पर किसी भी तरफ गाड़ी चलाने लगे तो हम इसे आज़ादी कहेंगे या अव्यवस्था? ये अनुशासन का अभाव है। नियमों का पालन करके दरअसल हम आज़ादी हासिल करते हैं। और अब नेक्स्ट पॉइंट है माँ बाप, गुरु या अधिकारियों द्वारा लगाए गए लेबल या नीचे दिखाने वाली टिप्पणियाँ, यानी कि लेबलिंग एंड पुट डाउन बाय पेरेंट्स, टीचर एंड सुपरवाइज़र। क्या आपने कई माँ बाप को अपने बच्चों को मजाक में या प्यार से लल्लू या भोंदू कहकर पुकारते सुना है? ऐसे लेबल आदमी पर ज़िंदगी भर के लिए चिपक जाते हैं। बड़े होने पर भी वही बच्चे माँ बाप की टिप्पणियों को सही साबित करते हैं। ये लेबल ज़िंदगी भर के लिए नहीं, बल्कि पीढ़ियों तक साथ लग जाते हैं। भारत में जाति प्रथा इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि लेबल लग जाना कितना तकलीफदेह होता है। ऊंची जाति या नीची जाति, ये बातें सिर्फ लेबल नहीं है तो और क्या है। आम तौर पर माता पिता अपने बच्चों पर इस तरह के लेबल लगाते हैं, तुम भोंदू हो, तुम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर सकते, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और अब नेक्स्ट पॉइंट है सही मूल्यों की शिक्षा, यानी टीचिंग द राइट वैल्यूज़। कई बार असावधानी या अनजाने में हम अपने परिवार या दफ्तर में गलत मूल्यों की शिक्षा देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों या कर्मचारियों को अपने लिए झूठ बोलने के लिए कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर उनसे कहो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, या उन्हें कहो कि चेक डाक से भेज दिया गया है। हम अपने माँ बाप, गुरु या सुपरवाइज़र से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें सच्चाई सिखाएंगे, लेकिन कई बार हमें निराशा ही मिलती है। लोग इस तरह के छोटे मोटे झूठ बोलते बोलते पेशेवर झूठ बोलने वाले बन जाते हैं। जब हम औरों को हमारे लिए झूठ बोलना सिखाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वो हमसे ही झूठ बोलने लगते हैं। जैसे कि एक सेक्रेटरी फ़ोन पर अपनी बीमारी का बहाना करती है जबकि वो शॉपिंग करने के लिए जाना चाहती है। हो सकता है कि उसके बॉस ने उससे अपने लिए झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस करवाई हो कि इसमें एक्सपर्ट होकर अब वो उसी से झूठ बोल रही है। पहले वो उसके लिए झूठ बोलती थी, अब वो उसी से झूठ बोलती है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के दूसरे भाग को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके अब तीसरे भाग में हम जानेंगे ऊंचा आत्मसम्मान विकसित करने के तरीकों के बारे में, यानी कि स्टेप टू बिल्डिंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। तो बने रहिए यूं ही मेरे साथ और मिलिए मुझसे कल सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। तो तब तक रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने भी हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।